Welcome to the second lecture of the series. We were discussing in the previous lecture about the electric charges. तो चार्जेस के बारे में हमने बात कर ली है, चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर ली है, चार्ज प्रोड्यूस कैसे किए जाते हैं, यानी कि चार्जिंग कैसे हम करते हैं किसी सिस्टम पे, उसके हमने 3 मेथड कल डिस्कस किए थे। अब आज जो हमें डिस्कस करना है वो करना है कि हाउ डज चार्ज इंटरेक्ट, चार्जेस में इंटरेक्शन कैसे होगा आपस में, एक दो चार्जेस हैं ना वो आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगे। तो इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक याद दिलाना चाहूँ, आपने एक 9th क्लास में और फिर 11th क्लास में एक लॉ पढ़ा होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उस लॉ में क्या बताया जाता था हमें कि अगर आपके पास दो मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं m1 m2 एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम was proportional to the product of masses and it was inversely proportional to the square of the distance। ये हमने बताया था वहाँ पर, तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा वहाँ। सो F proportional to m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और प्रोपोर्शनलिटी खत्म करने के लिए कांस्टेंट लिया जाता था g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। दिस फोर्स इज द gravitation force between two masses m1 and m2 separated by a distance r. This is the magnitude of the force। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आपको इसको ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर r लेना पड़ेगा। This force is always attractive। ओके, ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, यानी कि दो मैसिव ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करते हैं। अच्छा, ये हमने पढ़ा है ग्रेविटेशन के लिए, आप सब इसके बारे में जानते हैं। इसी तरह से कोलम्स ने एक लॉ दिया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि अगर दो चार्ज बिल्कुल इसी मैनर में सेपरेटेड हों, जिस तरह से मास सेपरेटेड होते हैं, अगर दो चार्ज हों पॉइंट चार्जेस q1 एंड q2 एंड इफ दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r, then the force between them is directly proportional to the product of their mass charges and it is also separated by a distance r, so it will be inversely proportional to the r, so f will be proportional to r। exactly उसी मैनर में इन दोनों लॉस को कंबाइन कर दीजिए तो you will get q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी खत्म करने के लिए कांस्टेंट k एज्यूम कर लीजिए तो इट विल बी q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज योर कूलम्स लॉ। इस लॉ में हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है, ओके, और हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k की वैल्यू भी नहीं पता है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू, इसमें जो 4 है ये तो कांस्टेंट है, पाई है इसकी वैल्यू 3.14 होती है। ये जो एप्सिलॉन नॉट है, दिस एप्सिलॉन नॉट इज बेसिकली नोन एज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर आप स्पेस में हैं तो आप एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे, और लूजली स्पीकिंग एयर में भी हम एप्सिलॉन नॉट ही लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी मीडियम में चले जाते हैं, जैसे आप मान लीजिए एयर में चले गए, आप मान लीजिए वाटर में चले गए आप, तो फिर आप वहाँ पर इसको एप्सिलॉन नॉट नहीं लेते, वहाँ पर आप इसको एप्सिलॉन कंसिडर करेंगे। तो एप्सिलॉन के आगे ये जो नॉट लगा हुआ है जीरो, जो है एप्सिलॉन जीरो कह सकते हैं, आप इसको एप्सिलॉन नॉट कह सकते हैं। ये वैक्यूम या एयर की बात कर रहा है। अच्छा, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पर रख दें और फिर आप k की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, देन k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप ऊपर से यहाँ यूज़ कर लीजिए, सो इट विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10�9। चूँकि ये रेसिप्रोकल हो गया तो यूनिट जो है यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएंगे, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, सो दिस इज नाउ आवर कूलम्स लॉ इन मैग्नीट्यूड फॉर्म विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे देन दिस फोर्स इज ऑलवेज along the line joining q1 and q2, so it will be write as 1/4 pi epsilon naught q1 q2
अपॉन आर स्क्वायर अलॉन्ग अ यूनिट वेक्टर आर। यूनिट वेक्टर आर को जो कैलकुलेट करते हैं हम, उसके वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो ये सिंपल है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा तो हम इसको बता देंगे वहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, एग्जैक्टली सिमिलर है इसके, जैसे f इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर था, इसी तरह से यहाँ g की जगह जो कांस्टेंट है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और Q1 Q2 की जगह M1 M2 है, और R की जगह R रखा हुआ है, यूनिट वेक्टर R यहाँ पर है। तो सिमिलरिटीज़ आप यहाँ आपको इसमें नज़र आ रही होंगी। डिफरेंस क्या है, डिससिमिलरिटीज़ क्या है कूलम्स लॉ में ग्रेविटेशन लॉ, क्योंकि कभी कभी ये भी सवाल पूछा जाता है 1 या 2 नंबर में कि आपको जो है कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशन लॉ में सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ दोनों बतानी होती हैं। तो सिमिलरिटीज़ तो आपको नज़र आ रही हैं, ये मास के प्रोडक्ट के इक्वल है, ये जो है चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। डिससिमिलरिटीज़ इसकी ये है कि ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगा, और ये फोर्स अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो रिपल्सिव होगा, दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं तब भी रिपल्सिव होगा, लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो फिर ये दोनों फोर्स दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स निकल के आया है, ये फोर्स आपका अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। इसीलिए आप इसको हमेशा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, न्यूटन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस। लेकिन दिस फोर्स इज द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कहलाता है। इंट्रैक्शन रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों तरह का हो सकता है, ओके। तो ये तो हमें कूलम्स लॉ समझ में आ गया कि कूलम्स लॉ क्या होता है। इसके बाद अगर कहीं पर एक से ज़्यादा सिस्टम है, मल्टीपल सिस्टम ऑफ चार्जेस है, तो वहाँ पर आप इसको कैसे करेंगे। उससे पहले एक एग्जाम्पल ज़रा और देख लीजिए आप। वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ द सीरीज। वी वर डिस्कसिंग इन द प्रीवियस लेक्चर अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो चार्जेस के बारे में हमने बात कर ली है, चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर ली है, चार्जिंग को चार्ज प्रोड्यूस कैसे किए जाते हैं, यानी कि चार्जिंग कैसे हम करते हैं किसी सिस्टम पे, उसके हमने 3 मेथड कल डिस्कस किए थे। अब आज जो हमें डिस्कस करना है वो करना है कि हाउ डज चार्ज इंटरेक्ट, चार्जेस में इंटरेक्शन कैसे होगा आपस में, एक दो चार्जेस है ना वो आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगे। तो इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक याद दिलाना चाहूँ, आपने एक 9th क्लास में और फिर 11th क्लास में एक लॉ पढ़ा होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उस लॉ में क्या बताया जाता था हमें कि अगर आपके पास दो मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं M1 M2 एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, then the force of attraction between them was proportional to the product of masses and it was inversely proportional to the square of the distance। ये हमने बताया था वहाँ पर, तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा वहाँ। सो F proportional to M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, और प्रोपोर्शनलिटी खत्म करने के लिए कांस्टेंट लिया जाता था G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। दिस फोर्स इज द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू मासेस M1 एंड M2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आपको इसको ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर R लेना पड़ेगा। दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ओके। ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, यानी कि दो मैसिव ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करते हैं। अच्छा, ये हमने पढ़ा है ग्रेविटेशन के लिए, आप सब इसके बारे में जानते हैं। इसी तरह से कूलम्स ने एक लॉ दिया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि अगर दो चार्ज बिल्कुल इसी मैनर में सेपरेटेड हों, जिस तरह से मास सेपरेटेड होते हैं, अगर दो चार्ज हों पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, and if they are separated by a distance r, then the force between them is directly proportional to the product of their masses charges, and it is also separated by a distance r, so it will be inversely proportional to the r, so f will be proportional to r। exactly उसी मैनर में इन दोनों लॉस को कंबाइन कर दीजिए तो you will get Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी खत्म करने के लिए कांस्टेंट k एज्यूम कर लीजिए तो इट विल बी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज योर कूलम्स लॉ। इस लॉ में हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है, ओके, और हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k की वैल्यू भी नहीं पता है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू, इसमें जो 4 है ये तो कांस्टेंट है, पाई है इसकी वैल्यू 3.14 होती है। ये जो एप्सिलॉन नॉट है, दिस एप्सिलॉन नॉट इज बेसिकली नोन एज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर आप स्पेस में हैं तो आप एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे, और लूजली स्पीकिंग एयर में भी हम एप्सिलॉन नॉट ही लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी मीडियम में चले जाते हैं, जैसे आप मान लीजिए एयर में चले गए, आप मान लीजिए वाटर में चले गए आप, तो फिर आप वहां पर इसको एप्सिलॉन नॉट नहीं लेते, वहां पर आप इसको एप्सिलॉन कंसीडर करेंगे। तो एप्सिलॉन के आगे ये जो नॉट लगा हुआ है, जीरो जो है, एप्सिलॉन जीरो कह सकते हैं आप इसको, एप्सिलॉन नॉट कह सकते हैं, ये वैक्यूम या एयर की बात कर रहा है। अच्छा, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पर रख दें और फिर आप के की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, देन के 1/4 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप ऊपर से यहाँ यूज़ कर लीजिए। सो इट विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10�9। चूँकि ये रेसिप्रोकल हो गया तो यूनिट जो है यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएंगे, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, सो दिस इज नाउ आवर कूलम्स लॉ इन मैग्नीट्यूड फॉर्म विल बी इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे, देन दिस फोर्स इज ऑलवेज along the line joining Q1 and Q2, so it will be write as 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर along a यूनिट वेक्टर R। यूनिट वेक्टर R को जो कैलकुलेट करते हैं हम, उसके वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो ये सिंपल है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा तो हम इसको बता देंगे वहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, एग्जैक्टली सिमिलर है इसके, जैसे F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर था, इसी तरह से यहाँ G की जगह जो कांस्टेंट है वो 1/4 एप्सिलॉन नॉट है, और Q1 Q2 की जगह m1 m2 है, और R की जगह R रखा हुआ है, यूनिट वेक्टर R यहाँ पर है। तो सिमिलरिटीज़ आप यहाँ आपको इसमें नज़र आ रही होंगी। डिफरेंस क्या है, डिससिमिलरिटीज़ क्या है कूलम्स लॉ में, ग्रेविटेशन लॉ? क्योंकि कभी कभी ये भी सवाल पूछा जाता है 1 या 2 नंबर में कि आपको जो है कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशन लॉ में सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ दोनों बतानी होती हैं। तो सिमिलरिटीज़ तो आपको नज़र आ रही हैं, ये मास के प्रोडक्ट के इक्वल है, ये जो है चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। डिससिमिलरिटीज़ इसकी ये है कि ये फोर्स हमेशा हमेशा अट्रैक्टिव होगा, और ये फोर्स अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो रिपल्सिव होगा, दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं तब भी रिपल्सिव होगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो फिर ये दोनों फोर्स दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स निकल के आया है, ये फोर्स आपका अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। इसीलिए आप इसको हमेशा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, न्यूटन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस। लेकिन दिस फोर्स इज द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कहलाता है। इंट्रैक्शन रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों तरह का हो सकता है। ओके, तो ये तो हमें कूलम्स लॉ समझ में आ गया कि कूलम्स लॉ क्या होता है। इसके बाद अगर कहीं पर एक से ज़्यादा सिस्टम है, मल्टीपल सिस्टम ऑफ चार्जेस है, तो वहाँ पर आप इसको कैसे करेंगे? उससे पहले एक एग्जाम्पल ज़रा और देख लीजिए आप। अब क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में बात कर ही रहे हैं, तो मान लीजिए कि दो चार्जेस हैं आपके Q1 एंड Q2। यहाँ पर आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस अज्यूम करिए कि वो R1 है, और ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस अज्यूम करिए कि ये R2 है। दैट दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू R12 एंड R12 विल बी इक्वल टू R1 माइनस R2। ये सब वेक्टर हैं यहाँ पर। ओके, तो ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा और ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों एक दूसरे को तब भी रिपेल करेंगे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो एज्यूम कर लीजिए कि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इस पर ये एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, F12, दैट इज द फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। इसी तरह से F21 इस डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज द फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। ओके,
R12 ये भी पॉजिटिव होगा एंड R12 को मैंने लिखा R1 माइनस R2। इसी तरह से R21 भी कहा जा सकता है। R12 है डिस्टेंस ऑफ चार्ज 1 फ्रॉम चार्ज 2, R21 है डिस्टेंस ऑफ चार्ज 2 फ्रॉम चार्ज 1। अब चूंकि दोनों सेम है लेकिन डायरेक्शन दोनों की उल्टी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1। तो अगर आप देखें इसको, R12 और R21 दोनों मैग्नीट्यूड में तो सेम है लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, तो आप इनको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में तो सेम लिख सकते हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है दोनों की अपोजिट है, तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस R21 के इक्वल है। R12 और R21 डायरेक्शन में अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम है। इसी तरह से इनके यूनिट वेक्टर भी आप लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया है। यूनिट वेक्टर के लिए आप क्या करते हैं, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह से R21 भी हो जाएगा R21 वेक्टर डिवाइडेड बाई R21 मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। अब R12 और R21 दोनों में जो डायरेक्शन का फर्क है वो नेगेटिव साइन के साथ है, यानी कि दोनों अपोजिट है। इसी तरह से R12 विल बी इक्वल टू माइनस R21। ये वेक्टर की थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, ये आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पर। अब आप फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए। द फोर्स F12 इन वेक्टर फॉर्म इट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड है तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा एंड अलोंग द यूनिट वेक्टर R12। इसी तरह से F21 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड है तो ये पॉजिटिव रहेगा एंड अलोंग अ यूनिट वेक्टर R21। अब R21 और R12 इसको आप ये भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, मैंने बताया ना R21 और R12 दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, तो इसका मतलब ये है कि R12 स्क्वायर R21 स्क्वायर भी दोनों सेम होंगे। तो मैं यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देता हूँ R12 स्क्वायर से और यहाँ पर आ जाएगा माइनस R12 भी मैं लिख सकता हूँ। ये इक्वेशन मैंने यूज़ कर ली है, जो कि R21 इज इक्वल टू माइनस R12 हो जाएगा। अगर मैं माइनस साइन बाहर ले लूँ तो ये बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर अलोंग अ यूनिट वेक्टर R12। अगर आप ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को देखें, ये जो टर्म है आपकी, सिर्फ ये टर्म एग्जैक्टली वही है जो F12 वाली टर्म है, लेकिन बाहर माइनस साइन है बस इसके साथ। तो आप इसको लिख सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं इसको F21 विल बी इक्वल टू माइनस F12। ये सारी कैलकुलेशन हमने इस रिजल्ट को डिड्यूस करने के लिए की थी। ये रिजल्ट क्या बताता, दोनों फोर्सेस फॉर द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस सेपरेटेड बाय ए कांस्टेंट डिस्टेंस दे विल एक्सर्ट इक्वल एंड अमाउंट फोर्स ऑन ईच अदर। Q1 Q2 पे जितना फोर्स अप्लाई करेगा Q2 भी Q1 पे उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा। इसका मतलब ये है कि दे आर फॉलोइंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बिल्कुल वही बात यहाँ पर हमने प्रूफ करी है। तो ये तो दो चार्जेस का सिस्टम था, अगर दो से ज़्यादा चार्जेस का सिस्टम हो उसको भी हम इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। अज्यूम करिए आपके पास तीन चार्जेस हैं, Q1 Q2 एंड Q3। Q1 की डिस्टेंस यहां से R1 आप मान लीजिए, Q2 की डिस्टेंस आप यहां से, ये ओरिजिन है, यहां से O से R2 आप अज्यूम कर लीजिए, और Q3 की डिस्टेंस आप यहाँ से R3 एज्यूम कर लीजिए। ये सारे के सारे वेक्टर हैं R1 R। नाउ यू वांट टू कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 एंड Q3। आप Q1 पे फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं चार्ज Q2 और Q3 की वजह से, तो आपको जो है क्या करना होगा, यहाँ पर ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होगी। दिस विल बी इक्वल टू R12 and this will be equal to R13
ओके। तो जो कि Q1 और Q2 ये सारे के सारे चार्ज पॉजिटिव माने हैं आपने, तो Q2 Q1 पे जो फोर्स लगाएगा वो रिपल्सिव होगा, तो बाहर की तरफ इसको जाना पड़ेगा R12 F12 सॉरी। तो F12 इज द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। इसी तरह से Q3 भी Q1 पे एक फोर्स लगाएगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो रिपल्सिव होगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो एक दूसरे से दूर जाने के लिए जो फोर्स होना चाहिए वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। दिस विल बी द फोर्स F13, दैट इज F12 एंड F13। तो F13 इज द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q3। दो फोर्स हो गए F12 एंड F13। अब F12 की वैल्यू क्या होगी? सो F12 will be equal to K is the constant 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12 स्क्वायर। भाई Q1 से Q2 की जो डिस्टेंस है वो R12 है ना, तो उसका आपने स्क्वायर कर दिया अलोंग अ यूनिट वेक्टर R, तो R की जगह यहाँ पर R12 है। इसी तरह से यहाँ पर आप लिख लीजिए K जो है आपका वो 1/4 pi epsilon naught है। ये बहुत जगह हम डेरिवेशन में K ही यूज़ करेंगे, आप इनको एयर में एज्यूम कर रहे हैं। इसी तरह से फोर्स F13 इज इक्वल टू K Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर अलोंग अ यूनिट वेक्टर R13। दोनों फोर्स मिलके Q1 पे फोर्स लगा रहे हैं, तो जो नेट फोर्स होगा इस Q1 पे, वो मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, वो मान लीजिए फोर्स आपका F है, तो द फोर्स F, दिस फोर्स F, इट विल बी इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज टू फोर्सेस। F1 और F2 का वेक्टर सम जो होगा वो आपका नेट फोर्स F होगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर यहाँ पर और एक फोर्स होता या और एक चार्ज होता तो फिर आप यहाँ पर F3 लिखते, अगर यहाँ पर एक और फोर्स होता फिर आप वहाँ को F1 F4 लिखते, F5 लिखते, अप टू Fn। तो अगर आपका एक सिस्टम है जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं और आप किसी एक चार्ज पे उन सब की वजह से फोर्स निकालना चाह रहे हैं, तो उन सबका वेक्टर सम जो होगा दैट विल बी द नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज। तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कहते हैं। F1 की जगह यहाँ पर F12 है और F13 की जगह यहाँ F2 की जगह यहाँ पर F13 है। मैंने ऊपर कैलकुलेट किया है अभी आपके सामने। तो F12 की वैल्यू आप रख दीजिए, इट विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर अलोंग अ यूनिट वेक्टर R प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर अलोंग अ यूनिट वेक्टर R13। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, K बाहर आ सकता है और Q1 भी बाहर आ सकता है, तो आप इसको लिख सकते हैं K Q1, बल्कि K की वैल्यू रख लीजिए, या चलिए K कॉमन ही ले लीजिए, K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर अलोंग R12 प्लस Q3 अपॉन R13 स्क्वायर along R13। This is the net force on charge Q1 due to charge Q2 and Q3। अब ये सिर्फ दो चार्जेस के लिए थे, आप इसको जनरलाइज कर लीजिए। आप अज्यूम करिए कि यहाँ पर और 10-20 चार्जेस और हैं, ये सब हैं यहाँ पर, इन सब की वजह से इस पर कितना फोर्स होगा। तो इन जनरल जो फोर्स हो जाएगा आपका वो हो जाएगा F12 F13 F14 F15 अप टू F1n, n नंबर ऑफ चार्जेस में यहाँ पर मौजूद है। तो इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बता रहे थे आपको। तो जब आप इन सब की वैल्यूज रखेंगे तो हमेशा K Q1 बाहर ही रहेगा। K Q1 अंदर क्या रहेगा आपका Q2 अपॉन R12 स्क्वायर अलोंग R12 प्लस Q3 अपॉन R13 अलोंग R13 प्लस Q4 F14 वाली टर्म जो होगी Q4 अपॉन R14 स्क्वायर अलोंग R14 एंड सो ऑन अप टू n टर्म तक चला जाएगा ये। तो इस पूरी सीरीज को एक हम सिंपल नोटेशन में लिख देते हैं समेशन के फॉर्म में। इट विल बी इक्वल टू K की वैल्यू रख लीजिए आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 ऑलरेडी बाहर था, Q1 यहाँ आ गया, समेशन
ओवर आई इज इक्वल टू 1 to n, क्योंकि n नंबर ऑफ चार्जेस आपने लिए हैं, क्यू आई डिवाइडेड बाई R1i स्क्वायर एंड R1i कैप। दिस इज द जनरल टर्म फॉर ए मल्टीपल सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, दिस इज द जनरल टर्म फॉर दैट। अब आप अगर आप पहली टर्म की बात करें तो आप i की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा Q1 अपॉन R1, सॉरी 1 नहीं 2 से शुरू होगा, 1 वाला तो बाहर है, तो आप i की वैल्यू 2 से शुरू करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी Q2 अपॉन R12 स्क्वायर अलोंग R12। देखो वही टर्म आ गई पहली वाली। आप i की वैल्यू 3 रखेंगे अगली बार तो ये हो जाएगा Q3 अपॉन R13 स्क्वायर अलोंग R13, ये दूसरी टर्म आ जाएगी। इसी तरह आप i की वैल्यू 4 रखेंगे तो आपको थर्ड टर्म मिल जाएगी। इसी तरह से आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आपको जो है सारी टर्म मिल जाएंगी अपनी सीरीज़ की। तो उस पूरी सीरीज़ को आप जो है कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस नोटेशन से लिख देते हैं। एंड दिस इज द जनरल प्रिंसिपल फॉर ए मल्टीपल सिस्टम ऑफ चार्जेस, हाउ वुड यू कैलकुलेट द फोर्स ऑन अ सिस्टम। अब इस पर 2 न्यूमेरिकल में डिस्कस कर लेता हूँ, कॉलम्स लो पर, फिर हम कॉलम्स लो को ख़त्म करते हैं। तो जो पहला न्यूमेरिकल हम करेंगे एनसीईआरटी के ही करेंगे दोनों न्यूमेरिकल बेसिकली। तो जो पहला न्यूमेरिकल है उसमें ये कहा गया है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r। तो आपसे सवाल में ये कहा गया है कि इन दोनों के बीच में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करते हैं कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर के अकॉर्डिंग, और आप इन दोनों के बीच में चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है और प्रोटॉन का भी कोई ना कोई मास होता है, तो चूंकि इन दोनों के बीच में मास है तो इन दोनों के बीच में लॉ ऑफ ग्रेविटी वाला जो फॉर्मूला है ये भी एप्लीकेबल होगा। यानी कि इनके बीच में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। Q1 Q2 दोनों के लिए सेम है, जितना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी होता है। इसी तरह से चूंकि इन दोनों का मास भी होता है, इसका मास me है, इसका मास mp है, तो इनका मास भी होता है, तो इनके बीच में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग ये फोर्स भी होना चाहिए। सवाल में ये कहा गया है कि तो आप जनरली इस फोर्स को निगलेक्ट कर देते हैं, ऐसा क्यों है? आप ग्रेविटी की बात क्यों नहीं करते जब कूलम्स लॉ पढ़ते हैं, या जब आप सिस्टम ऑफ चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो आप उस स्केल पे ग्रेविटेशनल फोर्स को क्यों छोड़ देते हैं, क्यों निगलेक्ट कर देते हैं? तो इन दोनों, इसको हम बताने के लिए मैं इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करता हूँ आपके सामने कि इन दोनों में आखिर रेशियो क्या है, FE और FG में रेशियो क्या है। तो इट विल बी इक्वल टू, FE विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर डिवाइडेड बाई FG विल बी इक्वल टू G ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका क्या बचेगा, Q1 Q2 अपॉन 4πε0 नीचे आ जाएगा, या आप इसको पूरे को K लिख लीजिए, आप इस पूरे को K मान लीजिए, तो K यहाँ आ गया और नीचे बचेगा आपका G ME MP। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। K की वैल्यू क्या थी आपकी 1/4πε0 और उसकी वैल्यू हमने बताई थी आपको 9 × 10⁹। Q1 इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। Q2 इज़ द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, वो सेम होगा इसी के इक्वल, मैग्नीट्यूड की फॉर्म ले रहे हैं आप तो दोनों में माइनस का साइन नहीं लेना है।
दोनों में नहीं, इलेक्ट्रॉन में माइनस का साइन नहीं लेना है, प्रोटॉन तो पॉजिटिव ही होता है। जी की वैल्यू ग्रेविटेशन में 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया, आप उसको जाके देखिएगा। इस पूरी कैलकुलेशन को करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा, दैट विल बी इक्वल टू, आई एम सॉरी आई हैव टू सी इट बिकॉज आई डोंट वांट टू यूज द कैलकुलेटर, इट विल बी अबाउट 2.4 इंटू 10⁻39 टाइम्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻39 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। 10⁻30, कैन यू बिलीव दिस नंबर? यानी कि ग्रेविटेशनल इससे इतना कम है। अगर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1 होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स 10⁻39 होगा। इसीलिए आप ग्रेविटी को निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ग्रेविटी की कोई हैसियत नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक के सामने। इलेक्ट्रोस्टैटिक उससे 10⁻39 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो नॉर्मली इसीलिए आप उसको निगलेक्ट करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये। अब आप यही सवाल न्यूमेरिकल रिपीट करिएगा। मैंने एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन लिया है, आप दोनों इलेक्ट्रॉन लीजिएगा और एक बार दोनों प्रोटॉन लीजिएगा, फिर आप देखिएगा क्या रेशियो आएगा। तो रेशियो जो है 10⁻38 से 10⁻40 के बीच में आता है हमेशा। तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इसलिए आप उसको ग्रेविटेशनल के कंपैरिजन में, ग्रेविटी को जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में हमेशा निगलेक्ट करते हैं। एक सवाल और लास्ट में करता हूँ मैं इसको वेक्टर वाले पे, ताकि फिर ये क्लियर हो जाएगा आपका। एक सवाल ये है जो आपकी बुक में दिया है एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल है ये भी, कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल की जो साइड है वो L है सॉरी, और इस पर 3 4 चार्जेस रखे हैं, Q1, Q2 एंड Q3, 3 चार्जेस रखे हैं। तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि ये भी Q के इक्वल है, ये भी Q के इक्वल है और ये भी Q के इक्वल है। इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा है कैपिटल Q। आपसे सवाल ये पूछा गया है कि इन तीनों की वजह से इस चार्ज जो इसके सेंटर पे है ट्रायंगल के कितना फोर्स होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आपकी बुक में इसको कई सारी मैथमेटिक्स लेके करा गया है, मैं आपको सिंपली इसको बता देता हूँ। ये मान लीजिए A है, ये B है और ये C है। यहाँ इसको मान लीजिए आप O है ये, तो O से A तक की जो डिस्टेंस होगी, सपोज कर लीजिए वो x है। हालांकि इसको कैलकुलेट भी किया जा सकता है और आपकी बुक में कैलकुलेट किया है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे इसको बता देता हूँ आपको। और B से इसकी डिस्टेंस भी उतनी ही होगी, क्योंकि सेंटर है ट्रायंगल का, तो सेंटर से तीनों वर्टेक्स होंगे सेम डिस्टेंस पर होंगे, तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर से तीनों वर्टिसेस जो होते हैं वो सेम डिस्टेंस पे होते हैं। ये आपका O हो गया। अब आप A की वजह से Q पे फोर्स निकाल लीजिए। तो A जो कि पॉजिटिव है, ये Q कैपिटल Q भी पॉजिटिव है, तो जो फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। ये आप मान लीजिए आपका F1 है। इसी तरह से B की वजह से आप Q पे फोर्स निकालेंगे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। इसी तरह से Q3 पे जब आप फोर्स निकालेंगे Q पे, तो वो जो फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये आपका हो गया F2 वेक्टर है और ये आपका हो गया F3, ठीक है। अब आप F1, F2 और F3 की वैल्यू देखिएगा जरा। F1 कितना होगा, इट विल बी F1 इट इज द फोर्स बिटवीन स्मॉल q एंड कैपिटल Q एट द सेंटर A। तो ये हो जाएगा आपका K, Q1 की जगह Q, Q2 की जगह स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस की जगह x²। मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले रहा हूँ मैं। इसी तरह से F2 जो होगा K Q अपॉन x²। भैया F2 देखे कौन सा वाला फोर्स है, ये वाला फोर्स है, तो Q है और ये स्मॉल q है, दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ भी x ही है। इसी तरह से F3 आप निकाल लेंगे K Q अपॉन x²। तीनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो तीनों का सेम है, ठीक है। आप देखें यहाँ से तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। हमें x नहीं पता, मैं ये कह रहा हूँ आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं है, मुझे
आपकी बुक में हालांकि एक्स भी निकाला है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी आप समझ जाएंगे क्यों ज़रूरत नहीं है। तो आप ये समझ लें कि तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, लेकिन तीनों की डायरेक्शन अलग अलग है। जैसे F2 और F3 और F1 तीनों डिफरेंट डायरेक्शन में है। तो पहले मैं F2 और F3 का मैग्नीट्यूड, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेता हूँ। इन दोनों के बीच में एंगल जो है 120 डिग्री है, तो मान लीजिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो किसी इस डायरेक्शन में जाता है। F2 और F3 का जो रिजल्टेंट है ये मान लीजिए F डैश है, इस डायरेक्शन में। अब रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं दो वेक्टर का? भाई इन F डैश की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F2 F3 कॉस 120 डिग्री। याद है वो फॉर्मूला R इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। यहाँ पर P और Q की जगह F2 और F3 है, और R की जगह जो है इन दोनों का रिजल्टेंट F डैश है। कॉस 120 की वैल्यू हो जाएगी -1/2। तो ये हो जाएगा आपका F2 और F3 दोनों सेम है, F1 और F2 और F3 दोनों सेम है, इन तीनों सेम है। आप इनको मान लीजिए F के इक्वल है। आप देखें यहाँ से F1 F2 F3 तीनों सेम है। तो F1 की वैल्यू अगर F मान लें आप, तो F2 की वैल्यू भी F ही होगी और F3 की वैल्यू भी F ही होगी। तो आप लिख देंगे इसको F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू -1/2। मैं इसको ये कह रहा हूँ कि आप इसको F मान लीजिए, तो तीनों जो है F हो जाएंगे। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। सो इट विल बी इक्वल टू 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, तो इट विल बी इक्वल टू रूट F स्क्वायर, और रूट के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट हट जाता है, तो F डैश विल बी इक्वल टू F। ये जो फोर्स है F डैश वो किसके इक्वल आया? F के इक्वल आया। और नीचे की तरफ जो फोर्स है F1 ये भी किसके इक्वल है? ये F के इक्वल है। दोनों इक्वल हो गए और अपोजिट है, तो नेट फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्स विल बी इक्वल टू F डैश प्लस F1। वेक्टर फॉर्म में ले लीजिए आप। F डैश का मैग्नीट्यूड F आया है और F1 जो है ये भी F है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो द नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 0। तो सेंट्रॉइड पे जो चार्ज क्यों रखा जाएगा? अगर तीनों वर्टिसेस पे आपके फोर्स चार्जेस सेम है, तो जो सेंट्रॉइड पे फोर्स चार्ज होगा उस पर भी फोर्स होगा, सबकी वजह से 0 होगा। ठीक है, ये इसीलिए मैंने x को कैलकुलेट नहीं किया था, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे करने की। थोड़ा सा वेक्टर का यूज़ हुआ है, आप वेक्टर को पढ़ लीजिएगा, 11th क्लास की बुक में दिया होगा। तो दैट्स हाउ वी विल सोल्व अ मल्टीपल सिस्टम ऑफ चार्ज। इसी के जस्ट नीचे एक और एग्जाम्पल दिया है NCERT में। आई सजेस्ट यू टू गो थ्रू दैट एग्जाम्पल ऑल्सो। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।